नमस्कार, मैं राम मनोहर। आज मुलाकात खास व्यक्तित्व में। आज मेरी मुलाकात हो रही है नगर भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र भात्रा और एडवोकेट रामकिशन सेन, आमंडल प्रभारी रिंगस है। कुछ राजनीतिक कुछ सामाजिक सवालों का सिलसिला में शुरू करूं। दोनों ही मेहमानों का हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। भात्रा जी, अगर मैं आपको जहां तक आपके बारे में मैंने जानकारी जुटाई है, समझा है, तो लंबे समय से आप भाजपा से जुड़े रहे हैं और भाजपा को जिताने के लिए, भाजपा का वोट बैंक को और ज्यादा ग्रोथ करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे हैं। आपकी विधानसभा की बात करें तो यहाँ से जो विधायक रहे हैं वो मंत्री भी बने हैं गवर्नमेंट में। उसके बावजूद भी मैं देखता हूं कि आपने नगर पालिका रिंगस में अपना बोर्ड नहीं बनाया। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? भात्रा जी, आपसे पूछ रहा हूं। रिंगस नगर भाजपा के चुनाव 2021 में अपेक्षित थे। इससे पहले 2020 में चुनाव होने थे, तो कोरोना काल जो चल रहा था उस वजह से चुनाव नहीं हो पाए। बाद में 21 में चुनाव हुए जनवरी में। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी रिंगस से, उस समय हमने वार्डों का इसी वर्ष जो परिसीमन हुआ 21 में, तो 10 वार्ड बढ़ाकर 25 से 35 कर दिए गए थे। तो भौगोलिक स्थिति से भी थोड़ा सा ये बैठा नहीं, फिर भी हमने लगभग 20 टिकट जारी करी थी। सन 1974 से यहां पर ऐसा चलता आ रहा है कि जब भी स्थानीय चुनाव होते हैं तो बाहर के जो ढाणियों के वार्ड हैं वहां पे व्यक्ति अपना चुनाव निर्दलीय लड़ना चाहते हैं। इस वजह से हर वार्ड में टिकट भी जारी नहीं हो सकी। दूसरा, जो स्थिति 2015 में थी, ठीक वही स्थिति 2021 में चुनाव की रही। भारतीय जनता पार्टी को उस समय भी 4 ही सीटें मिली थी और 2021 में भी 4 ही सीट मिल पाई। तो एक तो व्यक्तिगत चुनाव हो जाता है, चुनाव जो नगर पालिका का है, तो उसमें टिकट का ये लोग महत्व नहीं समझते। प्रदेश से प्रभारी हमारे रामलाल जी शर्मा लगे थे। हमने पूरा प्रयास किया कि 35 वार्डों में टिकट जारी करें, लेकिन स्थानीय व्यक्ति कहता है कि साहब मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़कर ही विजयी बनना चाहता हूं और फिर आपका साथ देंगे। संयोग से ऐसा नहीं हुआ। 2 पार्षद हमारे जिन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने भी पार्टी के साथ विश्वासघात किया। तो राजेंद्र भात्रा, जो नगर भाजपा अध्यक्ष, जिन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी बोर्ड बनाने की, अभी आपने मुझे समझाया कि कुछ परिसीमन का भी आपने जिक्र किया। शायद आप इस सवाल को मैं सीधा पूछूं आपसे, क्या रिंगस भाजपा में कुछ गुटबाजी थी? हार का ये कारण भी माना जा सकता है? देखो, ये छोटी मोटी बातें तो हर जगह ही मिलती है। गुटबाजी का ये है कि हर व्यक्ति से हर आदमी प्रसन्न नहीं होता। तो ये तो छोटा मोटा तो सब जगह चलता है, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ कोई मनमुटाव नहीं है। हार के कारणों में से क्या एक कारण ये भी माना जा सकता? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। प्रभारी जी, एडवोकेट रामकिशन सैनी जी से मैं ये जाना, क्योंकि आप पैनी नजर रखे हो संगठन पर, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है अगर कोई कमी है तो उसे दूर करना। मैं सैनी साहब आपसे पूछ रहा हूं, रिंगस भाजपा में अभी जिक्र पहले भी किया कि यहां से मंत्री आपको मिल जाता है, उसके बावजूद भी एक पावरफुल पोजीशन में भाजपा नहीं आ रही है, क्या कारण है? देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन यहाँ मजबूत है। रिंगस नगर पालिका क्षेत्र पहले श्रीमाधुर विधानसभा क्षेत्र में आता था। उस समय भी रिंगस से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को हमेशा लीड मिली है। प्रभारी जी, बीते हुए कल नहीं, मैं वर्तमान पूछ रहा हूँ। वर्तमान में आपने बोर्ड को हवाला भी दिया है। बोर्ड बनाने के पीछे की बात भी हमारे मंडल अध्यक्ष भात्रा जी ने जो बात बताई कि जो परिसीमन हुआ, उस परिसीमन में यहाँ एक कारण मान रहे हैं। एक कारण परिसीमन में कुछ परिसीमन ऐसा कर दिया कि जो कांग्रेस पार्टी है उनकी परिसीमन में ऐसी भूमिका रही कि उन्होंने परिसीमन वार्डों का परिसीमन ही ऐसे कर दिया कि जिससे
वो उनके वोट बैंक के आधार पे ऐसा कुछ करके और परिसीमन के हिसाब से कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी। चलो पूरा कारण हम परिसीमन को मान लेते हैं। दूसरा, जैसे बात्रा जी ने भी, मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि बाहर के जो वार्ड हैं वहां पे निर्दलीय चुनाव लड़ना पसंद करते हैं वो लोग। कुछ ऐसा पहले से चल रहा है ट्रेंड कि वो टिकट नहीं लेते हैं, सिंबल नहीं लेते हैं और फिर बाद में सपोर्ट करते हैं। तो जैसा बात्रा जी ने बताया, ऐसा कुछ प्रयास किया भी है इन्होंने, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई। इस बार आपकी विधानसभा से भाजपा की ओर से मजबूत दावेदारी? अभी मजबूत दावेदारी की बात ऐसा है कि अभी जो पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर जी खंडेला, वही यहाँ पे भी फिलहाल मजबूत दावेदार हैं। बाकी अभी चुनाव में काफी समय है। बंशीधर जी बाजिया लंबे समय से यहाँ सक्रिय भी हैं और अभी मुझे तो नगरपालिका चुनाव होने के बाद में अभी 5 महीने से ही यहाँ की संगठन की जिम्मेदारी मिली है। कुछ नगरपालिका चुनाव के बाद में थोड़ा सा लोकल चुनाव होने से थोड़ी यहाँ की सिस्टम में थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता थी। उसी के निमित्त मैं यहाँ, मुझे संगठन ने जिम्मेदारी दी प्रभारी की। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक संगठनात्मक संरचना का स्वरूप चल रहा है। उसके तहत हम मंडल की कार्यकारिणी का पुनर्गठन, सत्ता को बदलाव कर रहा हूँ। अच्छा भात्रा जी, ये सवाल आपसे है, वर्तमान चेयरमैन को कैसे देखते हो, कामकाज को, विकास से संतुष्ट हो या? देखो, अपनी सीट पर जो भी चेयरमैन बैठता है बनता है, उसका प्रयास रहता है कि अच्छा काम दे। लेकिन यहाँ तो चेयरमैन जिस दिन से बना है उसके पीछे उन्होंने जो गलत तथ्य प्रस्तुत किए थे चुनाव में संतान के लिए, उन्होंने 2 शादी कर रखी है, इसलिए उनके पीछे तो ये गुण लगा हुआ है कि वो तो कभी आसानी से, सरलता से, सहजता से कोई कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं। ये संतान संबंधी जो विवाद है, इनके पीछे क्या विपक्ष है या वास्तव? विपक्ष की पूरी भूमिका है। जिन्होंने चुनाव लड़ा था निर्दलीय, हरिशंकर जी पीटीआई, वो उन्होंने सही तथ्य प्रस्तुत किए हैं। अभी जाके 27 तारीख को उनकी जो कोर्ट पे स्टे लगाई हुई थी, वो स्टे खारिज हो गया और आगे प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है। क्या लगता है कि प्रोसेस में चेयरमैन को अपना पद छोड़ देना चाहिए? निश्चित रूप से, यदि मानवीय दृष्टिकोण से अगर वो समझे अशोक कुमार जी, तो उनको गलत साबित हो गया हो और उनको अपने पद से इस्तीफा देके दूसरे व्यक्ति को इसका मौका देना चाहिए। जैसे कि सरकार का प्रावधान है, सेकंड रनर जो हो जाता है अपने आप, तो उनके पास भी 17 वोट आए थे, इनके पास 18 वोट आए थे, तो ये उनको खुद को स्वीकार करना चाहिए। आप लोग दबाव बना रहे हो? हमारा भी प्रयास है जब तक, लेकिन न्यायालय का जो फैसला आता है वो इससे माथे होगा। अगर मैं पिछले विधानसभा की बात करूं तो सीकर में भाजपा का प्रदर्शन, ऑल ओवर मैं विधानसभा की जिक्र कर रहा हूं, एक संतोषजनक नहीं रहा था। जो देश की बड़ी पार्टी मानी जाती है, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री का चेहरा था, उसके बावजूद भी सीकर में एक शेखावाटी क्षेत्र का वो प्रभावशाली जिला माना जाता है। भाजपा की कमी कहाँ है? देखो, जैसे छोटे से छोटा चुनाव होता है, वहीं से शुरुआत होती है। जैसे अभी मैंने भी बताया था, प्रभारी जी ने भी मेरी बात की पुष्टि करी। ये जो सरकार जो है, कांग्रेस सरकार, इन्होंने अभी पिछले वर्ष जयपुर में भी जैसे चुनाव हुए, तो वहां भी मेरे एक पुत्र वधू वार्ड 15 से पार्षद बनी है। इन्होंने वार्डों का परिसीमन इस तरह से किया है कि जैसे रींगस की स्थिति बताऊं मैं आपको, एक वार्ड में केवल 135 वोट हैं और मैं उसी से चल रहा हूं भाई साहब, उसी से चल रहा हूं। तो एक वार्ड में जैसे 135 वोट हैं और एक वार्ड में, जैसे मेरे वार्ड में 1000 वोट थे। इन लोगों ने ऐसा पूरा संज्ञान लेकर इसी तरह से वार्ड बनाए हैं। ऐसा ही जयपुर में इन्होंने जो ग्रेटर वो जो किया, इस तरह से ये इनकी पक्की रणनीति रहती है। और मैंने बहुत बार लोगों को ये समझाने की कोशिश करी है, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही जो है वो मन प्राण से जान लगा के और काम करता है, लेकिन हमारी शुरुआत बहुत जीरो से होती है। कांग्रेस के पास एक वोट बैंक है फिक्स, आपके पास नहीं है वोट बैंक? वो वोट बैंक हमारा फिक्स नहीं है। हमारी क्यों, आपकी कमजोरी कहाँ है? कांग्रेस की आप खुद तारीफ कर रहे हो इसका? नहीं, तारीफ करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के पास वोट बैंक कैसे नहीं है? बीजेपी के पास वोट बैंक है। बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बात कह रहे हो, चलो वापस मेरा वोट पर्सन अभी मैं प्रभारी जी से लेना चाहूंगा। प्रभारी जी, सीकर की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा एक जगह भी कमल नहीं खिला पाई।
सीधा जवाब दीजिए ना, घुमा फिरा के नहीं, सीधा जवाब। देखो, पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे जी सिंधिया की जो राजस्थान सरकार थी, उसने बहुत ही अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं की। जी जी, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। और अच्छा कुशल प्रबंधन भी रहा, सारा सब कुछ रहा। लेकिन कुछ क्या होता है कि कई बार एंटी यानी गवर्नमेंट का थोड़ा सा ऐसा कुछ माहौल रहा कि जिससे कुछ थोड़ा सा ये रहा, थोड़ा सा कि हम इसमें भी रहे कि हमने बहुत ही अच्छे काम किए, हमारी सरकार ने गुना नहीं पाए, तो हम उनको आम लोगों तक थोड़ा सा पहुंचाने में थोड़ा सा कमी रही। ये स्वीकार करते हो आप? नहीं, जो हमारी योजना है उनको थोड़ा सा सही तरीके से कन्विंस होने की वो रह गई। और दूसरा क्या हुआ, या मोटे रूप में राहुल गांधी ने जयपुर में जब उनकी सभा हुई तो किसानों का मुद्दा 1 2 3 4 की गिनती बोलते 10 दिन में कर्जा माफ वाली ऐसी कि वो कहा कि उससे क्या हुआ कि किसान वर्ग भी क्या है कि उनके बहकाव में आके और थोड़ा सा के दिग्भ्रमित हुआ और थोड़ा सा कुछ प्रलोभन ऐसा हुआ कि वो सारा ही थोड़ा सा मामला हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उन सब को होते हुए भी एक अल्पकालीन जो घोषणाएं थी उनके कारण से थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। लेकिन आज तक भी वो उनकी जो किसानों के लिए जो बात की थी कर्जा माफी की, वो आज तक भी नहीं कर पाए हैं। तो अब आज आप सर्वे करवा के देख लीजिए। किसानों से मुझे एक सवाल और याद आ गया, शायद मैं प्रभारी जी से आप ही से लूंगा, शायद इसका जवाब आप अच्छा दे पाओगे। 3 कृषि कानूनों की बात करते हैं। एक पहले आप तारीफ करते थे, फिर अचानक उनको रद्द भी कर दिया। ये क्या रहा? तारीफ होने के बाद में रद्द होने का कारण क्या रहा? देखिए, कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जो उनके परिणाम दुर्गामी होते हैं। तत्काल में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है और कुछ लोग ऐसे सक्रिय हो गए कि वो अपने आप को किसानों के मसीहा बताकर एकदम ऐसे माहौल थोड़ा सा क्रिएट कर दिया कि ये तो बिल जो आ रहे हैं ये किसानों के एकदम खिलाफ हैं, किसानों के लिए लाभकारी नहीं है। और किसान भी, आम जो किसान है उस तक ये पहुंच नहीं रही। कुछ लोग ही जो राजनीतिक में ज्यादा ऐसा रहते थे, उन लोगों ने ऐसा माहौल खड़ा करके और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिससे प्रधानमंत्री जी ने ये देखते हुए ये लिया कि कहीं अपने आपस में ही यहाँ पे ऐसी कोई अराजकता की स्थिति या ऐसी कोई स्थिति नहीं बने, तनाव की स्थिति नहीं बने। हो सकता है बाद में उस परिस्थिति को देखते हुए कुछ थोड़ा सा उस चीज को उन्होंने वापस लिया। विपक्ष तो कह रहा है कि कृषि कानूनों को रद्द करने के पीछे 5 राज्यों के चुनाव है। नहीं, इस बात में है क्या दम? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये देखते हुए कि किसान भोले वाले किसान हैं, आम जो किसान वो खेती का काम अपने खेत में कर रहे हैं, उन तक ये बात पहुंच नहीं रही है और ये कुछ लोग ही इस माहौल को ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि देश में कोई अशांति हो या उनको सरकार को कोई ऐसा उनके खिलाफ कुछ करना पड़े जिससे कोई ज्यादा सही मानते हो प्रधानमंत्री जी का जो फैसला? प्रधानमंत्री जी ने जनता के हित में ये फैसला राष्ट्र के हित में किया है कि राष्ट्र में शांति कायम रहे। किसानों की नाराजगी अब दूर हो गई। किसानों की नाराजगी अब धीरे धीरे किसानों को समझ में आ रहा है और किसानों की नाराजगी दूर हो गई। और आने वाले समय में किसानों को ये होगा कि वास्तव में उस दिन जो मोदी जी ने जो बिल लाए थे वो सही था, लेकिन वो समझ नहीं पाए। भात्रा जी, भाजपा युवा मोर्चा में अभी संगठनात्मक नियुक्ति हुई है। हाँ जी, आपकी सहमति ली? बिल्कुल साहब, मेरी सहमति से ही ओम प्रकाश जी शर्मा ने जो है उनको नियुक्ति मिली है। तो क्या युवा वोट इस बार भाजपा से खासे जुड़ा? बिल्कुल, जो जिसको ओपन ने नियुक्ति दी है वो बहुत पहले से ही पार्टी के लिए, संगठन के लिए अच्छा काम करते रहे, आगे भी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। मैं लोकल सवाल ले रहा हूँ आपसे। मैं देखता हूँ कि भाजपा से, स्पेशली मैं रिंगस नगर पालिका वार्डों का देखता हूँ मैं, तो कुछ दलित वार्ड है उसमें भाजपा ज्यादा अच्छा नहीं कर पाती है, क्या कारण? देखिए, भाजपा अपना पूरा प्रयास करती है, संगठन का हर व्यक्ति अपनी पार्टी के लिए कार्य करता है और निश्चित रूप से वो बात को भी अच्छी तरह से समझाने में लगा रहता है। फिर भी एक ऐसा टेम्पो जो बना हुआ है शुरू से कि भाई साहब ये तो पिछड़ों की पार्टी नहीं है, ये तो स्वर्ण राष्ट्र की पार्टी है, तो वो बात पहले आज से जो 20 साल पहले थी वो आज नहीं है और
आने वाले साल में ये सब लोग समझ जाएंगे। इसी बात को आप चेंज नहीं कर पाए, जबकि भाजपा के पास में तो सबसे ज्यादा संसाधन, सबसे ज्यादा संगठन और सबसे ज्यादा, मैं जहां तक मेरा सर्च है कि बात को रखने का कांग्रेस के मुकाबले तो मजबूत संगठन है आपका। क्या ये दलितों की बात आप समझा नहीं पाए कि अब दलितों की हितैषी जो पार्टी नहीं, है, दलितों ने पूरा सहयोग किया है, पिछले चुनाव में सब में किया और आगे भी करेंगे। ज्यादा से ज्यादा अब विश्वास रखते हैं वो पार्टी में, और लोग स्वयं आके मेरे से जुड़े हैं। जैसे कईयों ने मेरे से कहा कि भाई साहब हमको छोड़िए पार्टी। आपने अपनी पॉलिसी चेंज करी है क्या? नहीं, हमारी तो पॉलिसी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही है। मोदी जी का जो बनाया हुआ है उसी ट्रेंड पे पार्टी चल उस रही है। पॉलिसी को क्या दलित पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं, और स्वयं आके जो लोग जुड़ते हैं उन्होंने कहा कि भाई साहब हमको पार्टी में ऐसा कोई पद दीजिए, ऐसा कार्य करने के लिए दीजिए। लोगों ने कहा है, मैं व्यक्ति से नाम बता देता हूँ। काफी बदलाव आ रहा है। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे आए। थोड़ा यूपी चुनाव का जिक्र कर लेता राजस्थान। यूपी की स्थिति में देखता हूँ कि वहां पर बड़ा फाइट चल रहा है, क्या लग रहा है यूपी में? यूपी में बहुत प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगी। ये जो इन्होंने जो महागठबंधन का नाम दे रखा है, ये इनका सक्सेस होने वाला नहीं है। ये आप मान के चलो, योगी जी के ऐसे सराहनीय कार्य हुए हैं और लोगों को इन्होंने बहुत सारे बीजेपी के विधायक सपा में चले गए, सपा के बीजेपी में आ गए, कांग्रेस के उधर चले गए। ये क्या चल रहा है वहाँ? ये तो देखो होता रहता है चुनाव के टाइम पर, एक ही व्यक्ति को टिकट मिल पाती है, नाराजगी भी होती है। हमारे यहाँ लोकल में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, पूरे प्रदेश देश में सब जगह होता है। लेकिन वो जो व्यक्ति इस तरह के हैं वो विश्वास के योग्य नहीं है, चाहे वो मैं बोलूंगा भाजपा में हो चाहे सपा में हो। व्यक्ति का विश्वास होना चाहिए। कुछ लोग अपनी जातिगत आधार पे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग वोटों से अपनी मजबूती दिखाते हैं, तो ये कई बार भाजपा में भी टिकट परिवर्तित हो जाती है। और ये जैसे कर रहे हैं, तो ये कुछ सोच के ऊपर वाले नेता हैं, उन्होंने सोच समझ के कार्य किया होगा। भाई जिताऊ कैंडिडेट, मुख्य चीज वही आती है कि संख्या बल जो मिलेगा वो जिताऊ कैंडिडेट से ही मिलेगा। तो ये सोच के किया होगा। हम तो कुछ भी नहीं है समझते हैं। बड़े जो कार्यकर्ता है हमारे पार्टी के, जो संरक्षक हैं, वो सब सोच के कार्य करते हैं। और निश्चित रूप से बीजेपी में एक छोटा सा सवाल, क्या जातियां चुनाव को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है साहब, आप मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। निश्चित रूप से जातियां प्रभावित करती हैं। और कहने में चाहे मैं कह दूं, मैं जैसे आज संगठन का आदमी हूं, लेकिन कहीं भी जाते हैं तो साहब हम तो पहले हमारी जाति वालों का काम करेंगे, ऐसा सुनने में मिलता है। उनको समझाते हैं, ये दर्द है, ये दर्द है, उनको समझाते नहीं है। आपकी पार्टी में भी जाति आधार? मैं देखो संगठन में भारतीय जनसंघ से दिमाग में है, तब से बचपन से समझता रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं आरएसएस का भी कार्यकर्ता हूँ। हमारे यहाँ जाति नहीं होती आरएसएस में, सब एक ही मंच पे बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं साथ। ये बात हम उनको समझाते हैं तो उनकी सोच भी बदली है। जैसे मेरे शाखा में भी एसटी एससी सारे ऐसे कार्यकर्ता आते हैं, वो अच्छा लगता है। और जैसे वन विहार का हम प्रोग्राम करते हैं तो उसमें सब साथ खाते पीते हैं, उनको एक दूरी उसी दिन महसूस होता है विधानसभा में कि ये एक ही हम। विधानसभा में उम्मीदवार का चयन और उसके बाद में वोटों की तरफ कन्वर्ट होना, इन सब में जाति क्या मायना रखती है? क्या रिंगस से जो जाट बाहुल्य माना जाता है, क्या जाट ही यहाँ पर प्रतिनिधित्व या विधायक की टिकट पाने में जाति के आधार पर सक्षम होते हैं या वर्ग के आधार पर? एक बेबाक कमेंट दीजिए ना। देखो निश्चित रूप से सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, ये 3 जिले ऐसे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यहाँ जाट बहुल्य हैं और इन्हीं से ये सारी राजनीति प्रभावित है और निश्चित रूप से सीट को ही निकालते हैं। मतलब अगर कोई यहाँ पर ब्राह्मण उम्मीदवार आए और काबिल हो तो क्या वो सीट नहीं निकाल सकता? वो पार्टी का निर्णय होता है। अगर पार्टी जिसको कमल देगी हम उसके साथ रहेंगे, चाहे वो जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे एसटी हो या एसटी मीणा, जो भी होगा हम उनके साथ रहेंगे। प्रभारी जी, शायद संगठन के सवाल में आपसे एक दो और लूंगा। सीकर में जहां पर मैं जिला अध्यक्ष की कार्यशैली को देखता हूँ, काफी एक्टिव जिला अध्यक्ष मानी जाती है, लेकिन परिणाम उसके अकॉर्डिंग नहीं आता है। या तालमेल का अभाव है या कांग्रेस सरकार की जो अभी जो नीति है, पॉलिसी है, उसके वजह एक परिणाम प्रभावित नहीं हो पाते हैं? क्या कारण हो सकता है? देखिए, जैसा आपने
सीकर जिले के जिलाध्यक्ष के बारे में कहा। राजस्थान में एकमात्र महिला जिलाध्यक्ष हमारी इंदिरा जी चौधरी हैं, जो एडवोकेट भी हैं जी। और पहले महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भी रही हैं, लंबे समय से संघ से जुड़ी हुई है और महिला होने के साथ में वो सक्रिय रूप से संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सीकर में संगठन में सब तालमेल से काम कर रहे हैं, सामंजस्य से काम कर रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि वर्तमान जो सरकार है और इस सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसियां हैं, तो देखिए जिस सरकार का भी थोड़ा सा प्रभाव होता है कि सरकार अपनी जो नीतियां ऐसी कर रही है। यहाँ के कुछ सीकर जिले के मंत्री भी वो प्रभावशाली अपनी भूमिका किस प्रकार से अदा कर रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकी संगठनात्मक रूप से सीकर जिले में भारतीय जनता पार्टी में कोई ग्रुपबाजी नहीं है, सब सामंजस्य में सहयोग से काम कर रहे हैं और हम सब लोग, हमारे को जिम्मेदारी दी गई है। अभी हम बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं, बूथ कमेटियां बना रहे हैं। हर बूथ में 21-21 लोगों की, ऐसे सक्रिय लोगों की टीम बना रहे हैं। काफी मेहनत कर रहे हैं, युवा भी जुड़ रहे हैं और मैं 5 महीने से यहाँ वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और लोगों की ये भी देखने में आ रहा है कि नगर पालिका चुनाव में जो कुछ भी ऐसा हुआ वो गलत हुआ। अगर आज भाजपा का बोर्ड होता तो काफी विकास कार्य होते और अब धीरे धीरे जब हम काम कर रहे हैं तो लोग मोदी जी के नाम पर, मोदी जी से प्रभावित हो रहे हैं। अगला मैं बात करूं विधानसभा की, मैं कह रहा हूँ क्या सरकार भाजपा बना रही? हाँ, हम अवश्य आज सर्वे करवा के लिए देख लीजिए। आज कांग्रेस में आपस में इतनी खींचतान है और अभी भाजपा नहीं है। नहीं, भाजपा में ऐसा कोई वो जो आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर भाजपा की सरकार बनी तो सीएम कौन बनेगा? देखिए, ये संगठन का निर्णय होगा उस समय कि जो संगठन जो हमारा व्यक्तिगत राय जानूं मैं एडवोकेट राम किशन जी की, तो अभी संगठनात्मक रूप की बात करूं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश जी पूनिया, वो विद्यार्थी जीवन से ही संघ से जुड़े विद्यार्थी परिषद में काम किया। पूनिया जी को सीएम देखना पसंद मैं जो बात बता रहा हूँ, अभी संगठन की बात कर रहा हूँ, अभी कोई चुनाव सीएम की बात नहीं है। अभी तो सतीश जी सवाल पूरे प्रदेश में सक्रिय है। मेरा सवाल सिर्फ सीएम का था, पूनिया जी को आप सीएम देखना पसंद करोगे? नहीं, सीएम तो देखो पूनिया जी काफी सक्रिय हैं और संगठन में युवा भी काफी उनसे जुड़े हुए हैं और संगठन मजबूत है। बाकी चुनाव होगा, चुनाव के समय पे क्या स्थिति होगी और पार्टी का जो हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा वो सर्वमान्य होगा। अक्सर भाजपा वालों से जब ये सवाल पूछता हूँ तो मुझे जवाब यही मिलता है। बात्रा जी से मैं 1-2 सवाल और लूंगा, हालांकि मेरे को सवाल कांग्रेसियों से पूछना चाहिए। रिंगस की कांग्रेस की जब बात आती है तो स्पष्ट है, शायद आप में तो गुटबाजी उतना आप स्वीकार नहीं करो, लेकिन मैं देखता हूँ कांग्रेस की गुटबाजी बिल्कुल साफ नजर आती है। क्या वास्तव में अपना काम वो है ही नहीं कि कांग्रेस की गुटबाजी देखें? अपना काम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के ऊपर होता है पूरा फोकस, हम उधर ध्यान नहीं देते। मतलब कांग्रेस में गुटबाजी आपको नजर नहीं आती है, लेकिन अपन क्यों ध्यान दें? अपने को मजबूत करने के लिए ध्यान देते हैं और हम उसी में वर्क करते हैं। और हमारी टीम जो रिंगस की टीम है, मेरा पूरा सहयोग कर रही है इसमें। प्रत्येक कार्यकर्ता जो है समर्पण भाव से सहयोग करता है। वर्तमान स्थिति को, भाजपा की स्थिति को रिंगस में कहां देखते हो? निश्चित रूप से पिछली जो हार मिली, हालांकि हमारे समर्थित पार्षद खूब है, मैंने आपको जैसा बताया कि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं वो, लेकिन भाजपा के समर्थित थे और बराबर की टक्कर थी। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में हम ऐसी तैयारी करेंगे, जैसा कि हम बूथ समिति गठित कर रहे हैं, कार्यकर्ता बना रहे हैं, किसी समिति बना रहे हैं, उन सबको यही प्रेरित कर रहे हैं कि आगे से आप भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक चिन्ह लेकर ही चुनाव मैदान में लड़ें या लड़ाएं किसी भी कार्यकर्ता को। ये बड़ा बदलाव आप चाहते हैं, जहां तक भगवान इसमें हमारी को सफलता दिलाएगा। प्रभारी जी, एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे लूंगा। अगर सीएम पार्टी सीएम का चेहरा आगे रखकर चुनाव लड़े तो उससे फायदा होता है अनुसार? वर्तमान स्थिति को देखें, कुछ सब जगह की अलग अलग परिस्थिति होती है। अब ये निर्णय हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उस समय जो करेगा कि
पार्टी को किसी का सीएम का चेहरा बना के करना है या कैसे करना है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा संगठन प्रदेश में मजबूत है, संगठन के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं, और उससे हमारी सरकार बनेगी। सीएम का चेहरा पंजाब चुनाव को कैसे देखते हो आप? पंजाब चुनाव में भी सकारात्मक परिणाम हमें मिलेंगे, क्योंकि वहां पे हमारा संगठन मजबूत है। और से आपका संबंध टूट गया? नहीं, उसके साथ में अब स्थिति ये है कि कांग्रेस में जो पहले सीएम थे और उनकी जगह आपके विरोधी माने जाते थे। हाँ, वो देखो राजनीति में वो कैस विरोधी तो राजनीति के साथ होता ही है, बदलते रहते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो वर्तमान सीएम है और पूर्व सीएम है, उनका अलग चल रहा है। वहाँ जो नवजोत सिद्धू हैं, उनका अलग स्टेटमेंट चल रहे हैं, कभी कुछ ऐसा चल रहा है। तो और धीरे धीरे जो किसानों की मान लो या और कोई वर्ग की नाराजगी मान लो, वो धीरे धीरे दूर हो रही है और काफी सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं, उसका सकारात्मक रूप से हमें परिणाम मिलेगा। एक मैं यूपी की बात कह दूं, यूपी के चुनाव में और पंजाब के चुनाव में भी हमारे राजस्थान के सैकड़ों प्रमुख कार्यकर्ता वहां गए हुए हैं, और वो संगठनात्मक रूप से जो बूथ लेवल की हमारी कमेटियां बनी हुई हैं, उनको फॉलो करने के लिए, सक्रिय करने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। ये सवाल मैं बात्रा जी से ले रहा हूँ। बात्रा जी, आरएसएस का जहाँ जिक्र आता है, क्योंकि आप उनसे जुड़े होते, सवाल ले रहा हूँ मैं आपसे। आरएसएस और भाजपा, क्या आरएसएस भाजपा की नीति को या भाजपा के निर्णय को प्रभावित करता है? ऐसी बात नहीं है, दोनों मिलजुल कर ही काम करते हैं और आपसी सहमति तभी बनती है जब दोनों अपनी राय सुमारी करते हैं। भाजपा का कोई प्रत्याशी चयन होता है, उसमें आरएसएस सुझाव देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कारण ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, इनकी विचारधारा लगभग एक जैसी है। तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई उनके निर्देश से कार्य हो। आरएसएस में दबे स्वर में बातें आती है कि देश में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। भाजपा में भी कई मैंने देखे हैं कि दबे स्वर में, या अब तो क्या है कि कई जगह मैंने देखा है कि सरकार द्वारा कस्टम ड्यूटी घटाए जाने के बाद तराशे और पॉलिश किए गए हीरे व रत्न सस्ते हो जाएंगे, साथ ही चमड़े ये सवाल मैं वापस ले रहा हूँ। मैंने देखा है कि आरएसएस का डायरेक्ट इनडायरेक्टली नीतियों को प्रभावित करने में असर देखा जाता है। हालांकि आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे हो, लेकिन आरएसएस एक परिकल्पना करता है हिंदू राष्ट्र की। भाजपा उसका समर्थन करता है? राजेंद्र बात्रा इसका समर्थन करता है। भाजपा करे या नहीं करे, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था से इतिहास है। व्यवस्था तो जैसे केंद्र जैसे अपनी नीति पर काम करता है, प्रदेश अपनी नीति से काम करता है, जिला अपनी नीति से काम करता है, स्थानीय मुद्दे भी काम करते हैं। तो आप जो बात कह रहे हो भाई, हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब हिंदू राष्ट्र बने तो क्या तकलीफ है। एक वर्ग विशेष जो भारत माता की जय बोलने पे उनको परेशानी होती है, दिक्कत होती है, वंदे मातरम बोलने में परेशानी होती है, तो ऐसे वर्ग को भारत में रहने का अधिकार ही नहीं, हो जाए पाकिस्तान, क्या लेते हैं यहाँ पे। जो भारत माता की जय बोले वही भारत में रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वंदे मातरम और भारत माता की जय क्यों नहीं बोले, ये भी कारण बताओ मुझे। वो आके मुझे समझाए कि क्यों नहीं बोले। जब भारतीय जनता पार्टी या हिंदू ये कह सकता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन कभी मुस्लिम ने ये कहा है क्या कि मुस्लिम और हिंदू भाई भाई? आपने सुना कभी ऐसा? मैंने तो ये भी सुना है कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। तो इसमें कौन सी बुरी बात हुई, बताइए आप मुझे। 500 साल पुराना फैसला है। जय श्री राम की जगह अल्लाह अकबर कह दे तो क्या वो गलत होता है? गांधी जी ने भी चलाया था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे। वहां तो सन्मति हिंदुओं को क्यों दे, उनको क्यों नहीं दे? जिस राष्ट्र में वो खाते हैं। क्रिकेट का मैच होता है, आप पास में जाइए, जिले में जाइए, सीकर में जब पाकिस्तान जीती है तो वहां पटाखे छूटते हैं, और जब भारत हारता है तो पटाखे छोड़ते हैं। वो ये कौन सी बात हुई? धर्म संसद में देश के राष्ट्रपिता को गाली दी जाती है, उस बात से सहमत है? नहीं।
देश बात से। में राष्ट्रपिता की गोली मार के हत्या हो जाती है, नाथूराम गोडसे की विचारधारा को पसंद करते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि उस विचारधारा को पसंद करता हूँ, लेकिन गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म है, उसके नीचे वाली लाइन उन्होंने कभी नहीं सिखाई जनता को। भाई अगर आपको कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसको जवाब तो दो। ये जमाना है भाई साहब। आप महसूस करते हो कि गांधी जी को एक लाइन और जोड़नी चाहिए? बिल्कुल जोड़नी चाहिए थी। अपने में वो परम सम्मानीय है, लेकिन ये बात भी उनको बतानी चाहिए साथ में। और जब जाते जाते वहां की जाते जाते क्योंकि ये सवाल मैं आपसे स्पष्ट देना चाहूंगा, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में मोमडन वर्ग को कहाँ पाते हो? इसमें सीधा सवाल। देखो, थोड़ा सा आपने तो सीधा सवाल कर लिया, लेकिन मैं इसके पीछे जाना चाहूंगा। मैं जो मैंने आपको चुनाव में हार, ये परिश्रम, ये जो सारी बातें गई, वो उसका एक रीजन है। जब 75 में इमरजेंसी लगी, हम बिल्कुल बच्चे थे, और जब ये परिवार नियोजन लागू किया गया, तो मुझे आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी की अपनी जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने ये हिंदुओं पे लागू किया परिवार नियोजन, ये मोमडन्स पे क्यों नहीं किया? ये पॉलिसी यही थी कि मेरी पार्टी इस तरह से मजबूत पॉलिसी होती। तो देश में सबके लिए थी। हाँ, वहाँ ऐसा तो नहीं आदेश की बिल्कुल ऐसा ही था। इन्होंने मना किया है, आप जाके उस बारे में जानकारी लो पहले। मोमडन हाँ बिल्कुल, उनके ऊपर लागू नहीं हुआ आज तक, कहीं भी देख लो, एक जगह भी लागू नहीं है। ये सरकारी आदेश था या वो लोगों ने माना नहीं? नहीं, उन्होंने नहीं माना तो उनको मनाना चाहिए भाई। जब वो सारी चीज आप मना सकते हो, तो वही बात आ गई, हिंदुस्तान में रहेंगे, खाएंगे हिंदुस्तान की, गीत गाएंगे पाकिस्तान के। अरे आप जब बहुत नाराज हो मुसलमानों से? नाराज नहीं है, अपने भाई है, मिलकर रहो। राष्ट्र में रहते हो तो राष्ट्र प्रेम भी करो, हम यही चाहते हैं। मेरी पार्टी में भी मैंने मोमडन्स ले रखे हैं, उनको पहले विचारधारा से अवगत करवाया है कि ऐसा नहीं कि आप वंदे मातरम नहीं बोलोगे, जनगण नहीं बोलोगे, वंदे मातरम बोलना भाजपा में जरूरी है? ये हमारा पार्टी का सिस्टम है। हम कोई परिवार की थोड़ी पूजा करते हैं, राष्ट्र की पूजा करते हैं हम तो भाई। अच्छा, वंदे मातरम बोलना का मतलब होता है कि वो सच्चा भाजपा का कार्यकर्ता? किसी भी आपने, मैं बोलूंगा आपसे सीधी बेबाक बात कर लूं। हाँ बिल्कुल कीजिए। परिवेश पहनते हैं अपन, कौन कहता है परिवेश पहन के रहिए? भाई विचारधारा, आस्था, मानसिकता ये कब बदलती है व्यक्ति की? जब वो उससे जुड़ता है। आपको और मुझे कोई के नहीं कहता नीचे अपन सब नंगे हैं कपड़ों में, तो कौन कहता है कि भाई आप कपड़े पहनो? कौन कहता है कि प्रेस करवा के कपड़े पहनो? कौन कहता है कि सेविंग बना के जाओ, जूते पॉलिश करके जाओ? इससे आपकी जो व्यक्तित्व जो निखार आता है, वो पार्टी से जुड़ते हो, वंदे मातरम जो बोलते हो, पार्टी के साथ जुड़े हो, तो आपके विचार भी बदलेंगे निश्चित रूप से। और देश के साथ रहोगे तो देश के जैसे विचार आएंगे आपके साथ। भाजपा क्या उन लोगों को हूबहू रूप में स्वीकार नहीं करती जिस रूप में वो लोग आते हैं, पार्टी से जुड़ते हैं? उसके लिए ये कंडीशन कहाँ आती है कि नहीं भाई आपको ये बोलना होगा, ये करना होगा? नहीं, लेकिन ये भी तो नहीं है ना कि जैसे ओवैसी चाहे जैसे फतवा जारी करते हैं, आज ये इनको बताते हैं कि भाई ये है ना जो हमारा साथ नहीं देते, लेकिन वो भी कौन सा साथ देते हैं? वो तो एकदम कट्टरता की बात तो वो करते हैं। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि मोमडन नहीं है, बहुत सारे ऊपर बड़े लेवल के नेता हैं। यही जानना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मैं जब भी इंटरव्यू कोई सीनियर लीडर से करता हूँ, तो सीनियर लीडर ने मुझे ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी में मोमडनों को इस तरह से, जो अभी आप मुझे जानकारी दी है, इस तरह से हम नहीं कहते वो हूबहू जिस स्वरूप में आना चाहे वो आ जाए। हम ये नहीं कहते उनको भी आने के लिए आपको एक कंडीशन होगी कि आपको वंदे मातरम बोलना होगा, जय श्री राम बोलना होगा। कंडीशन तो नहीं है। क्या वर्तमान में, एक आपसे सीधा सवाल, क्या वर्तमान जो संवैधानिक व्यवस्था है वो ये कहती है कि देश का हर वर्ग, देश का हर व्यवस्था हूबहू अपने बीच में सामंजस्य बनाकर देश को इंडिया इज ग्रेट, मेरा भारत महान, इस व्यवस्था से क्या आपको इतराज है? नहीं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ये है, लेकिन आपकी जो बाहर में पहचान है, हिंदुस्तान की जो पहचान है, भारत के नाम से पहचान है, तो सभी वर्गों को साथ लेकर साथ चलने का है, तो फिर उसमें एक दूसरे का सम्मान क्यों नहीं होता? अरे हिंदू जब मुसलमान का सम्मान करता है तो मुसलमान हिंदू का क्यों नहीं करते? ऐसा होता है कि होता ही है, हो ही रहा है भाई। ये पीड़ा है। मैं तो बोलूंगा जो मुसलमान भाई हमारे साथ आना चाहें वो उनको ज्यादा सम्मान देंगे। एक राय में जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से बदलाव हो कि हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सब देश में राष्ट्र प्रेम उनमें होना ही चाहिए, चाहे कैसा भी हो, कम ज्यादा खाएं। राष्ट्र प्रेम या हिंदू प्रेम? अब राष्ट्र प्रेम की बात कर रहा हूं मैं, हिंदू दोनों अलग अलग है या एक ही है?
ये एक ही है, अलग अलग प्रेम नहीं और है। राष्ट्र प्रेम को एक ही बिल्कुल मानते हैं। हिंदू राष्ट्र है तो राष्ट्र प्रेम बात करेंगे हम तो। अगली सरकार किसकी बन रही है प्रदेश? कहाँ की बात? प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बननी है, कोई अतिशयोक्ति नहीं इसमें। रींगस विधानसभा से विधायक हमारे जो वर्तमान पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर जी बाजिया हैं, निश्चित रूप से उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान आवंटित होगा और हम पूरी भारतीय जनता कड़ा पार्टी एकजुट मुकाबला। होगी। सामने कौन आएगा कांग्रेस से? वो उनका सोच है, वो बताएंगे। मैं कैसे बता दूं भाई? आप कुछ जज नहीं कर रहे हो? नहीं, उनमें विघटन है, ये तो वो तय करेंगे। अभी जैसे उनके पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा आदेव सिंह जी ने, और उनका पार्टी का कैंडिडेट हरा है यहाँ से। हमारे यहाँ तो कोई कांग्रेस कैंडिडेट जीता नहीं। प्रभारी जी इनसे मैं लंबे समय से कोई सवाल नहीं ले पाया हूँ। प्रभारी जी लास्ट सवाल मैं आप ही से लेकर इस आज की वार्तालाप को खत्म करूंगा। मैं ऐसा देखता हूं, मेरे सवाल को थोड़ा सीधा जवाब दीजिएगा कि इस समय जहां कांग्रेस में पायलट गुट और सचिन ये आपका जो वर्तमान सीएम है गहलोत गुट, इनकी चर्चा मीडिया में खूब चली है, चाहे स्वीकार करे या नहीं करे। उलट बीजेपी में भी वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, पोस्टर में चेहरा हटा देना, ये कुछ चीजें चलती रहती है। इसके पीछे मीडिया को जिम्मेदार मानते हो? इसके पीछे कुछ हकीकत है? देखिए, कांग्रेस में सचिन पायलट और गहलोत की जो ग्रुपबाजी रही, सरकार के विधायक कितने दिन होटलों में रहे, कहाँ गए, क्या रहा, ये सर्वविदित है जी। और अब आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कुछ समय से वसुंधरा जी की कुछ पारिवारिक अपनी परिस्थितियों के कारण से वो थोड़ा सा ज्यादा वो नहीं, बाकी पार्टी से उनका ऐसा कुछ नहीं है, कोई ग्रुपबाजी वाली या ऐसी कुछ बात नहीं है। समय समय पे वो अपना जहां भी वो अगर उनका समय का बैठता है तो वो पार्टी के कार्यक्रमों में आती भी है, ऐसा कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विशेष के प्रति कोई ऐसा नहीं है। संगठन में जो काम करता है, वर्तमान में जो संगठन की जिसके पास गुटबाजी को नकार रहे हो आप? नहीं, ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है। और हम सब मिलके और बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेके और सब हम तैयार है। आज राजस्थान गवर्नमेंट अभी युवाओं के साथ में जो खिलवाड़ हुआ है रीट परीक्षा के मामले में, आज भी भारतीय जनता युवा मोर्चा का जयपुर में एक प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया के नेतृत्व में प्रदर्शन का कार्यक्रम है। हमारे यहाँ से भी काफी युवा कार्यकर्ता गए हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग। अपना विपक्ष की जो भूमिका है वो बड़ी बेहतर ढंग से उठा रहे हो, निभा रहे हो। सरकार आने वाली भाजपा आसानी से बनाएगी या कुछ नहीं आसानी से बनाएगी? कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता आज जब हम फील्ड में काम करते हैं तो कार्यकर्ता नहीं, आम लोग जो रास्ते में मिलते हैं वो भी कहते हैं कि ये क्या हो गया। किसान वर्ग ने कहा कि हमारे साथ में छलावा हो गया, कर्जा माफ नहीं हुआ, अभी किसानों ने आत्महत्या की है, कई प्रकरण हो गए। ये सरकार एकदम विफल है हर तरीके से, मान लो महिला अत्याचार के मामले, मान लो युवाओं के मामले में, हर तरीके से ये सरकार विफल है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया के नेतृत्व में पूरा संगठन विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। और आने वाले चुनावों में, आज ही चाहे ऐसे चुनाव क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार है। आने वाले समय में भाजपा सरकार बनाएगी, ये मानना है एडवोकेट रामकिशन सेन। आप मंडल श्री रामकिशन सेनी, आप मंडल प्रभारी भाजपा रिंगस हो, और दूसरे मेरे मेहमान थे राजेंद्र भात्रा, आप नगर भाजपा अध्यक्ष रहे। कुछ मेरे सवाल तीखे भले ही रहे, लेकिन दोनों ने बड़े बेबाक जवाब दिया और अपनी पार्टी के प्रति एक समर्पित पहचान भी बताई। लेकिन सच ये भी है कि वर्तमान समय में काम के साथ साथ जो एक मैंने बहुत ही गहरा राजनीति का एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि जाति व्यवस्था भी कहीं न कहीं चुनावों को प्रभावित करती है। इस बात को नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन शेखावाटी क्षेत्र में जिस तरीके से भाजपा ने पिछला प्रदर्शन निराशाजनक रहा, उम्मीद है आने वाले समय में इन लोगों की संगठनात्मक संरचना मजबूत होने पर निश्चित तौर पर परिणाम इनके पक्ष में आएगा, ये ऐसा इनका मानना है। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।